हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के सॉफ्टवेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले कई लेक्चरों में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करी है और हमने अपनी एनालिटिकल टूल्स और डिस्क्रिप्टिव टूल्स के जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं उनके बारे में बात करी है। आज से हम एक नई टॉपिक की बढ़ते हैं। आपका देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जो हमारे टूल होते हैं उनको समझना। अब मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, आपका क्या उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स के पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बाईवेरिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और उसके भी पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स का कार्य क्या होता है और हम क्या करना चाहते हैं और उसको किस तरीके से हम उसको साइंटिफिक वे में करना चाहते हैं। तो जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जिस तरीके से जब कोई एक नई दवा आती है और जैसे कोई हमारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब होती है उसको तैयार करती है, तो दवा तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं कि हमको ये देखना होता है कि जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड है वो जब हमारे इंसानों के शरीर में जाता है तो क्या वह उस रोग को ठीक कर रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उनको दवा देते हैं और उस दवा का जो असर होता है उसकी एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे हम ये फैसला करते हैं कि हमारी दवा इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। अब आप ये बताइए, आप सभी ने दवा तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने इस क्लिनिकल ट्रायल में भाग लिया है? नहीं। क्लिनिकल ट्रायल तो कहाँ पे हो रहा है ये तो हमको मालूम भी नहीं है। शायद वो अमेरिका में हुआ, जर्मनी में हुआ, कि इंडिया में हुआ, कि और किसी कंट्री में हुआ। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि ये दवा इंडिया के लोगों के लिए सूटेबल है और ये दवा अमेरिका के लोगों के लिए सूटेबल है और ये दवा जर्मनी के लोगों को काम नहीं आएगी? ऐसा तो कभी नहीं सुना है। एक अगर पैरासीटामॉल या कैलपॉल होती है, चाहे आप भारत के निवासी हो चाहे आप अमेरिका के निवासी हो, वो पैरासीटामॉल सभी का जो बुखार को कम कर देती है। तो अब आप देखिए आप क्या कर रहे हो। आपका काम ये है कि आपने अपने एक छोटे से सैंपल पर एक्सपेरिमेंट किया। आपके पास हो सकता है 100, 200, 400, 500, 1000 लोग हैं जिनके ऊपर आपने अपना क्लिनिकल ट्रायल किया। लेकिन वो जो दवा है वो तो विश्व के हर इंसान के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपने जो भी अपने छोटे से डेटा की बेसिस पर स्टैटिस्टिक्स में फैसला किया है वो आपको एक पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्टिव होना चाहिए। अगर दवा इफेक्टिव उस सैंपल में है तो उसको इस पॉपुलेशन के हर एक इंसान के लिए इफेक्टिव होना चाहिए, और अगर दवा ठीक से काम नहीं कर रही है, इफेक्टिव नहीं है, तो उसको हर इंसान के लिए भी इनइफेक्टिव होना चाहिए। यही तो कर रहे हैं आप। लेकिन ये आपने किस प्रकार से किया, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने है। आपने उस छोटे से सैंपल पे आपने क्या किया? आपने लोगों को दवा की डोज दी और उसके बाद में उसका असर देखा, उसको किसी नंबर के द्वारा आपने देखने की कोशिश करी। जैसे अगर हम कहें कोई एक हमारे एक बुखार को कंट्रोल करने के लिए कोई एक नई दवा आती है और वह दवा क्लेम करती है कि ओके, पहले वाली दवा 8 घंटे कंट्रोल करती थी, ये दवा 12 घंटे कंट्रोल करती है। तो उसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे? जिन लोगों को बुखार है उनको हम वो दवा देंगे और देखेंगे कि वो नई वाली दवा देने के बाद में कितने घंटे तक उनका बुखार कंट्रोल में रहा, और उसका जो समय होगा उसको हम नोट करेंगे। समय क्या है? समय तो एक नंबर है, एक वैल्यू है। तो आपके पास 100, 200, 400, 500 वैल्यूज़ आ गई, नंबर आ गए। उस डेटा पर, उस वैल्यूज़ पर हम क्या करेंगे? हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, हम उसका वेरिएंस निकालेंगे, कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कौन सा टूल लगाएंगे जिससे मुझे सही इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि जो हमारा रिजल्ट सैंपल की बेसिस पे आ रहा है वही हमारा पूरी पॉपुलेशन के लिए वैलिड रहेगा। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे अपने स्टैटिस्टिक्स के तरीके होते हैं जिनको हम लगाते हैं, और उन तरीकों को लगाने के लिए और तरीकों को डेवलप करने के लिए हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो हमको सीखने पड़ेंगे। वह इसलिए क्योंकि उन फंडामेंटल के द्वारा हम जब अपने चीज़ों को सेटअप करेंगे तो यही फंडामेंटल आगे जाकर के टूल को डेवलप करने में हमारी सहायता करेंगे।
और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आज से एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। वो हमारा है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल हमारे ऐसे एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना हम स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास यूनिवेरिएट होते हैं, बाईवेरिएट होते हैं, ट्राईवेरिएट होते हैं और मल्टीवेरिएट होते हैं। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स के बारे में समझना है। उसके लिए मुझको मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल का काम पड़ेगा। लेकिन मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आवश्यक है कि हम पहले यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स को समझें और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हम एक छोटी सी भाषा में बात अगर करें तो किस प्रकार से आपका एम था कि कोई अगर नई दवा आई है उसको देखना कि यह दवा हमारी इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। दवा हमारी इफ़ेक्टिव या इनफेक्टिव कब होगी? दवा इफ़ेक्टिव तब होगी जब वह 8 घंटे से ज़्यादा समय के लिए बुखार को कंट्रोल कर सके। अर्थात आप वो दवा पेशेंट को दें और उसका बुखार कम से कम 12 घंटे के पहले उसके पास ना आए या 8 घंटे के ऊपर आए, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद पहले वाली दवा बेटर थी और आपकी नई दवा आपकी इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसमें से क्या किया, इस इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव को देखने के लिए मैंने पहले एक अपना वेरिएबल डिफाइन किया। क्या वेरिएबल डिफाइन किया? जो हमारे उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। कौन सा वेरिएबल है? दवा देने के बाद कितने घंटे तक हमारे उस पेशेंट का बुखार उतरा रहा, ड्यूरेशन, वो समय। तो हमने क्या किया, उस इफेक्ट को हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और वेरिएबल हमारा क्या हो गया, समय। समय काहे का, कितना समय हमारे दवा का इफेक्ट रहा और बुखार कम रहा। और इस समय के ऊपर हमको अपने के ऊपर जो भी डेटा लिया उसके एनालिसिस करनी है। तो समय हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। और समय पर जो हमने अपना डेटा लिया है वो हमारा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई, जिसके ऊपर हमको अपने जो भी आगे की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमको करनी है और सही कंक्लूजन लेना है। तो इस छोटे से उदाहरण के द्वारा मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स में आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में जब तक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए हम जो दिमाग में सोच रहे हैं, जो हमारी प्रोसेस हो रही है, उसको हम न्यूमेरिकली कैसे कन्वर्ट करें और उसको आगे लेकर के कैसे जाएं, ये हम आज से शुरू कर रहे हैं और आज और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इस रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक एक करके हम यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहली तो आवश्यकता होती है कि सबसे पहली बात आती है कि हमको रैंडम वेरिएबल्स की क्यों आवश्यकता है। और सबसे पहले हम अपने एक यूनिवेरिएट केस की बात कर रहे हैं। यूनिवेरिएट केस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, राइट। तो जब भी हम कभी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने कंक्लूजन्स निकालने होते हैं, जिनको हम अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेसिस पर निकालते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि डेटा तो हम सैंपल पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो हमारे कंक्लूजन्स होते हैं वो हमारी पूरी पॉपुलेशन से के लिए होते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि एक कॉलेज में हमारे 100 स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स पर रहे थे और जिनकी डिग्री ख़त्म हुई है, वो लोग जॉब करने जाते हैं और उनकी स्टार्टिंग सैलरी को हमको मालूम करते हैं। और उसके बाद में हम उस सैलरी की बेसिस पे हम अपने भिन्न तरीके के जो भी कंक्लूजन्स हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे उस कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग सैलरी या एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी। तो हमने खाली डेटा लिया है 100 स्टूडेंट्स का और अपना इन्फरेंस मैंने जो भी निकाला है, जो भी कंक्लूजन निकाले हैं खाली 100 स्टूडेंट की बेसिस पर, लेकिन हम उसको पूरे कॉलेज की जो सारी पॉपुलेशन है उसके लिए हम उसको जनरलाइज करते हैं। और यूजुअली आपने देखा है कि वो सही होता है। सही इसलिए होता है क्योंकि हम अपना जो भी कार्य करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं। और साइंटिफिक तरीके हमारे कौन हमको बताता है? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, राइट।
उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर कोई नई दवा का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका हम एक्सपेरिमेंट कुछ चुने हुए पेशेंट्स पर करते हैं, एक सैंपल पे करते हैं, और अगर हमारे कुछ पेशेंट्स उसमें से अगर इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं और अगर या कुछ पेशेंट अगर हमारे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाते हैं तो वो तो ठीक है, वो तो हमने सैंपल में है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट होता है कि ठीक है, सैंपल में कुछ लोग इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी पॉपुलेशन में क्या हो रहा है ये हमको मालूम होना चाहिए, राइट। हो सकता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने जो अपनी बुखार की दवा को भी अगर लिया है और अगर मैंने 500 लोगों को दवा दी, उसमें से मान लीजिए कि 480 लोगों को दवा से फ़ायदा हो गया, 20 लोगों को दवा से फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस केस में हम सही कंक्लूजन कैसे लेंगे कि क्या हमारी दवा अच्छी है या हमारी दवा ख़राब है या कुछ और समस्या थी। इस तरह के हमको कंक्लूजन्स अपने स्टैटिस्टिक्स में हर समय लेने पड़ते हैं और यही हमारे स्टैटिस्टिक्स का रोल है, यही हमारे स्टैटिस्टिक्स का काम है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जो भी साइंटिफिक वे में डेवलप करने के लिए जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, एक नींव की तरह काम करता है। और अब हम अपने जो भी स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं और भिन्न भिन्न तरीके के जो अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, उनका आरंभ रैंडम वेरिएबल से होता है। तो रैंडम वेरिएबल हमारे हर प्रकार के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को निकालने के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में आप देखोगे कि हम आपको जो भी कुछ कह रहे हैं उसको हमको फाइनली एक नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? जब तक कि आप मुझको नंबर नहीं देंगे, हम स्टैटिस्टिक्स में आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक सिक्के को उछाला। अब आप मुझे ये बताओ, सिक्के के कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं? या तो आएगा हेड या आएगा टेल। अब मुझे ये बताइए कि जब हम इस सिक्के को उछाल रहे हैं तो इसमें से खाली दो ही तो आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम यूजुअली स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और कैपिटल ओमेगा से पूरी सैंपल स्पेस, और जो स्मॉल ओमेगा का जो हमारा सिंबल होता है उसके द्वारा हम उसके जो आउटकम्स होते हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ओमेगा हमारा हेड हो सकता है या हमारा टेल हो सकता है। तो ये कैपिटल ओमेगा हमारा क्या हो गया? ये हमारे उन सभी ओमेगा वैल्यूज़ का एक कलेक्शन हो गया जहाँ पर हमारे हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। अर्थात इसमें से हमारे पे जो भी हमारे ओमेगा सिर्फ खाली दो ही वैल्यू यहाँ पर लेगा, या तो हेड और या टेल, और इन दोनों वैल्यूज़ का जो कलेक्शन है इसको हमने ओमेगा के द्वारा इंडिकेट किया है, राइट। लेकिन ये कहने से कि ओमेगा हमारा स्मॉल ओमेगा है, हमारा हेड है कि टेल है, क्या हमारा स्टैटिस्टिक्स में से काम बन जाएगा? नहीं। हमको तो स्टैटिस्टिक्स में जब तक कि नंबर नहीं मिलेंगे हमारा तो काम ही नहीं बनेगा। अब बात ये आती है कि हम काम यहाँ कर रहे हैं हेड और टेल पे, और लेकिन हमको उसको नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो उसको किस प्रकार से किया जाए, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि एक हम मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज कैपिटल एक्स, और ये फंक्शन हमारा ऐसा है कि ये फंक्शन हमारा स्मॉल ओमेगा का फंक्शन है और इसको कह देते हैं एक्स ओमेगा। और ओमेगा अगर हमारा आता है हेड तो इसको वैल्यू दे देंगे 1, और ओमेगा हमारा आता है अगर टेल तो हम दे देंगे वैल्यू 0। अर्थात हमने कोई भी अपने कॉइन को टॉस किया, उछाला, और उसमें से अगर हेड आता है तो हम रैंडम वेरिएबल या जो हमारा एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू हम दे देंगे 1 अदरवाइज, और अगर टेल आया तो 0 दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा कि जो कैपिटल ओमेगा था, कैपिटल ओमेगा तो ये था आपका हेड और टेल, लेकिन एक आपने फंक्शन यहां पर एक्स ऐसे डिफाइन कर दिया जिसने क्या किया, हेड को उसने मैप कर दिया वैल्यू 1 के साथ में और टेल को मैप कर दिया 0 वैल्यू के साथ में। अब क्या हुआ, हेड एंड टेल तो हमारे कोई नॉन नंबर थे, कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं था, लेकिन जो 1 और 0 आ गए हैं ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जब भी हमारी 1 की वैल्यू होती है उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हेड आया था, और अगर 0 की वैल्यू आई तो उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारा टेल आया था। तो अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x हमारा एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि हमारे कैपिटल ओमेगा पर उसको हमने डिफाइन किया गया है, और यह हमको कैपिटल ओमेगा से रियल नंबर की जो स्पेस है 0 1 वहाँ पर लेकर के आता है, और इस x को हम कहते हैं
रैंडम वेरिएबल। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा हेड है उसको हम 1 से डिनोट कर देंगे और जो हमारा टेल आएगा उसको हम 0 से डिनोट कर देंगे। तो अर्थात जो हमारी सैंपल स्पेस है जो हमने कैपिटल ओमेगा से डिफाइन करी थी वो अब हमारी 0 1 हो गई, राइट। तो आपने देखा कि आपने शुरुआत किया था हेड और टेल से, जो कोई नंबर नहीं थे, लेकिन फाइनली आपने उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन के द्वारा एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया और यह कार्य कौन कर रहा है? रैंडम वेरिएबल, राइट। अब इसमें से देखिए, जब भी कभी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जैसे अगर हम कहें कि मैंने कॉइन लिया और कॉइन को बहुत बार उछाला, तो जब तक कि कॉइन हमारा आकर के सेटल नहीं हो जाएगा और जब तक कि हमारा कॉइन रुक नहीं जाएगा तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हमारा हेड आना है कि टेल आना है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आउटकम आने के पहले हमको ये नहीं पता होता है कि हमारा कौन सा आउटकम आने वाला है। ये तो पता होता है कि आउटकम ये आएगा या ये आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन पक्की तौर पे क्या आएगा ये तो आउटकम जब हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, राइट। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में है, हम जो भी आउटकम की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। हमको बाकी उस एक्सपेरिमेंट के बाकी जो भी डिटेल्स हैं उसमें से हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स की जो भी हमारी वैल्यूज़ आती हैं और कोई भी अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड हमारा जो भी रैंडम वेरिएबल होता है उसकी जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, जो क्वांटिटीज़ होती हैं, उससे हमारा इंटरेस्ट होता है और ये क्वांटिटीज़ हमारी रैंडम वेरिएबल के द्वारा मुझको बताई जाती हैं या हमको उपलब्ध होती हैं, राइट। अब एक और एस्पेक्ट आता है, अगर हम इसी हेड और टेल वाले का उदाहरण लेते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि जब तक कि कॉइन को उछालने के बाद में हेड या टेल आ नहीं जाएगा तब तक आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। अर्थात हर एक इवेंट के होने की यहाँ पर एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसलिए जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल होता है उसकी जो भी वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम को इंडिकेट करती हैं, वो जब तक कि एक्सपेरिमेंट समाप्त ना हो जाए तब तक हमको नहीं पता होता है कि कौन सी वैल्यू आ रही है, लेकिन जो भी संभावित वैल्यूज़ हैं वो हमको मालूम होती हैं। तो इसलिए हम हर एक वैल्यू के साथ में एक प्रोबेबिलिटी को भी एसोसिएट कर देते हैं। अर्थात हम हर एक वैल्यू की एक जो प्रायिकता होती है उससे हम उसके साथ में एसोसिएट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि x = 1, अर्थात कि x हमारा जब वैल्यू लेगा 1, इस घटना की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है जिसको हमने p के द्वारा डिनोट किया हुआ है, राइट। अर्थात प्रोबेबिलिटी x = 1 हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारी कितनी होती है? 1/2। और उसी प्रकार से x = 0 हमारा इंडिकेट कर रहा है टेल, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, अर्थात टेल के आने की प्रोबेबिलिटी ये हमारी कितनी है? 1/2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हेड और टेल आने की जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हमारी 1/2 हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपने रैंडम वेरिएबल को ऐसे भी देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल x हमारा एक इस प्रकार का एक साधन है जो हमारे एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उससे हमारे पास जो भी आउटकम्स आ सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को कैप्चर करता है और साथ में उन वैल्यूज़ के साथ में जो भी अनसर्टेनिटी है उसको एसोसिएट करता हुआ उसको भी न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैंने आपको एक ये वाला उदाहरण दिया, जब हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमारा हेड आएगा कि टेल आएगा, उसको हमने कर दिया कि x = 1 या x = 0। तो अगर हम x = 1 या x = 0 अगर हमको नहीं पता है तो इस रैंडम वेरिएबल ने हमारे उनके साथ में एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट भी अटैच कर दिया कि x = 0 आने के चांस 1/2 हैं और x = 1/2 के जो चांसेस हैं 1/2 हैं। तो ये देखिए हमारा इसका एडवांटेज हो गया, राइट। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकली अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कैपिटल ओमेगा हमारा कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस है और जो कैपिटल आर हमारा रियल नंबर्स का एक सेट है, तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है वो हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है x जो हर एक एलिमेंट को, हमारे कैपिटल ओमेगा की एलिमेंट क्या है? स्मॉल ओमेगा। तो हर एक कैपिटल ओमेगा के एलिमेंट को सिर्फ सिर्फ एक ही नंबर असाइन करता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि x ओमेगा = स्मॉल x
स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट इज x एक हमारा ओमेगा से R की ओर मैप करता हुआ फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे दो तरह के सिंबल्स यूज़ किए हैं। एक हमने दिया है कैपिटल X अपर केस अल्फ़ाबेट में और एक हमने यूज़ किया है स्मॉल x लोअर केस अल्फ़ाबेट में। इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, राइट। अब अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो है रैंडम वेरिएबल और दूसरा है उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा एक कन्वेंशन है, हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनको हम हरदम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से, अपर केस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोअर केस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि x हमारा रैंडम वेरिएबल है तो स्मॉल x हमारी उसकी वैल्यू होगी। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम कहते हैं कि x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। अब आप कहोगे कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट ये कैसे रैंडम वेरिएबल हो गया? तो पहली बात तो यही होती है कि मान लीजिए आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हम 20 बच्चों की हाइट निकालना चाहते हैं। तो उसमें से 100 में से कौन से 20 बच्चे हम अपने सैंपल में लेना चाहते हैं ये हमको पहले से नहीं पता है। हम उनको चूज़ करेंगे और उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हमारे उस सैंपल में रैंडमली सेलेक्ट होंगे उनकी हम हाइट लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे x को हमने हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स से लिया हुआ है। अब हमने कोई एक स्टूडेंट लिया और उसकी हाइट को नापा, वो सपोज हमारी आ गई 168 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल x इक्वल टू 168 सेंटीमीटर्स और स्मॉल x इज इक्वल टू 168 इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल x, अर्थात कैपिटल x की जो वैल्यू आई है वो 168 है। अब उसी तरीके से अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं कि हमने अपने पहले स्टूडेंट को निकाला, उसकी हाइट को देखा तो सपोज वो हमारी 170 सेंटीमीटर आ गई। तो चूंकि पहला ऑब्जर्वेशन है तो उसको हमने डिनोट कर दिया से x1 से, राइट। उसी प्रकार के बाद मैंने जो दूसरा स्टूडेंट निकाला और दूसरे स्टूडेंट की हमने हाइट निकाली और उसको हमने नापा तो वो हमारी आ गई 180 सेंटीमीटर। तो उसको हमने इंडिकेट कर दिया स्मॉल x2 से, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम कहते हैं कि अगर हमको 20 वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास x1, x2 अप टू यहाँ पर x20 हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि x1, x2, x20 हमारी 20 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और वो क्या इंडिकेट कर रही हैं? वो हमारे 20 स्टूडेंट की हाइट को इंडिकेट कर रही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि स्टैटिस्टिक्स में आगे आप जब भी देखोगे तो हमें कैपिटल X, एक स्मॉल x या कैपिटल Y या स्मॉल y, साथ में हम इसको दोनों को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब हमारे पास दो तरीके के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। पहले तो हम आपको उसका एक उदाहरण लेकर के समझा दें, उसके बाद में हम आपको उसको मैथमेटिकल तरीके से समझा देंगे। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथमेटिक्स में 75% के ऊपर नंबर आए हैं, यह नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10? क्या ये हमारा कोई ऐसा भी होगा 5.5 और 7.8? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल हमारा कैसा है? जो एक इंटीजर वैल्यू पर खाली वैल्यूज़ ले रहा है। और दूसरा, अगर हम आपसे कहें कि आपके क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है? हाइट 160 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 161 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 160.5 भी हो सकती है और 160.55 भी हो सकती है। अर्थात कि आप अगर कोई भी इंटरवल लेंगे तो उसमें वह रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यू को ले सकता है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि एक हमारा रैंडम वेरिएबल है जो हमारे कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू पर नंबर ले रहा है जो हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और दूसरा हमारा रैंडम वेरिएबल है जो हमारे कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर वैल्यू ले सकता है, राइट। तो उसी के बेसिस पर हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है वो हमारा उन इंटीजर वैल्यूज़ पर वैल्यू अज्यूम करता है, और जो हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है वो हमारा कोई भी वैल्यू को ले सकता है।
राइट। तो सबसे पहले हम अपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। मैं आपको ये पहले बता दूं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की हमारे पास प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको उस तरह की जो भी हमारी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस है उसके अंदर लेकर के जाएं, बट लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बाद में जब अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं और उसमें से जो हमारा डेटा आता है उसको हम रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में समझ सकें, और ये देखते हुए कि वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है, हम अपने जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है उनको हम लगा सकें। राइट। तो उस निगाह से हमने आपको ये डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं यूनिवेरिएट केस में। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जिनकी जो हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ का जो सेट है उसको हम या तो एक फाइनाइट सीक्वेंस x1 x2 xn या हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस x1 x2 अप टू डॉट 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 की तरह हम लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। राइट। और कोई भी हमारी सैम्पल स्पेस है ये हमारी डिस्क्रीट कब होती है, जब उसके अंदर फाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ आउटकम्स होते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि एक रैंडम वेरिएबल किसका जो भी हमारे उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ का हमारा सेट है वो हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जो वैल्यूज़ का सेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। राइट। ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें आपको कि एक कस्टमर केयर ऑफिस है जहाँ पर हमारे पास फ़ोन की 30 लाइनें हैं। अर्थात कैसे आपने देखा है कि आप कोई भी कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो तो वो आपको जो भी कहता है कि आप इंतज़ार करिए, जो भी हमारा अगला अवेलेबल कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होगा हम आपकी फ़ोन कॉल को हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अर्थात उस कस्टमर केयर में बहुत सारी फ़ोन की लाइन्स होती हैं और जैसे जैसे लोग काम करते रहते हैं उसकी बेसिस पर वह आगे बढ़ाता रहता है। राइट। ओके। तो अब उसमें से हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी टाइम पर 30 में से कुछ लाइनें हमारी इस्तेमाल हो रही होंगी और कुछ खाली होंगी, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किस समय पर हमारी कितनी टेलीफोन की लाइनें व्यस्त रहेंगी। ओके। तो इसलिए अगर हम एक रैंडम वेरिएबल ऐसा डिफाइन करते हैं जो हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, तो किसी दिए हुए समय पर 30 में से कितनी फ़ोन की लाइनें इस्तेमाल हो रही हैं, ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल दिखाने की कोशिश करेगा। और ये रैंडम वेरिएबल क्यों है, इस वेरिएबल को हम रैंडम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी भी गिवन समय पर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 30 फ़ोन लाइनों के बीच में कोई भी संख्या यूज़ हो सकती है, लेकिन कौन सी संख्या यूज़ होगी ये हमको पहले से नहीं पता है। अर्थात कि x हमारा 1 से लेकर के 30 तक के बीच में जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उसमें से कोई भी वैल्यू को ले सकता है। राइट। ऐसे कि अगर हम कहें कि अगर हम किसी समय पर 5 लाइन हमारी यूज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू 5। राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। उसी प्रकार से अगर हम अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात अगर करते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें कि एक हमारा कोई कुछ वायर है, उसकी हमको लेंथ नापनी है। राइट। तो इसकी जो हमारी लेंथ होगी वो भी हमारे कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.11 सेंटीमीटर, 5.113 सेंटीमीटर। राइट। उसी तरह से जो हमारे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी होते हैं, ये हमारा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जो हमारे कैलिब्रेशंस होते हैं, जो भी हमारा कोई एक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो मेटल को फॉर एग्जांपल की काटता है धीमे धीमे, उसके अंदर भी कटाव होता है, उसकी कितनी वैल्यू है। जो हमारी बॉल बीयरिंग्स होती हैं वो भी काम करते करते धीमे धीमे घिसने लगती हैं, वह कितना घिस रही हैं। राइट। और उसके द्वारा इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर रॉ मटेरियल में कितना चेंज हो रहा है, ये सब हमारी कुछ ऐसी वैल्यू है जो हम भिन्न भिन्न तरीके के हम मेजरमेंट के द्वारा निकालते हैं। और जब भी हम कभी इन वैल्यूज़ पर अगर मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हर समय उनकी वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। राइट। और इसी वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये हमारा रैंडम वेरिएशन है, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है उस वैल्यू के अंदर कितना हमारा वेरिएशन आने वाला है, इसीलिए हम इसके द्वारा जिस वैल्यू को दिखाते हैं और उससे एसोसिएटेड जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो इस तरह के मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करते हैं, और x के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए ये रीज़नेबल है कि हम ये एज्यूम
कर लें कि किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर या किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये x हमारी वैल्यूज़ को लेगा, राइट। और इस तरह का जो भी हमारा मॉडल होगा वो हमारा जो हमारी लेंथ को मेजरमेंट के हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उसके अंदर हमारी प्रिसीजन कितना होगा, वेरिएबिलिटी कितनी होगी, उसके बारे में भी बताएगा, राइट। तो इसलिए एक यहाँ पर ऐसा हमारे पास रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है जो एक कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ पर वैल्यूज़ ले रहा है, और इस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमको एक बल्ब की जो आयु होती है, जैसे लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब अगर हमको निकालना है, तो इसको अगर हम अपने किसी रैंडम वेरिएबल के द्वारा अगर हम डिनोट करते हैं, तो क्या किसी बल्ब की आयु क्या नेगेटिव भी हो सकती है? नहीं, इसलिए कि बल्ब की आयु को अगर हमको या उसके जो लाइफ टाइम को अगर हमको लिखना है तो हम ये कह सकते हैं कि यह कोई भी इंटरवल ए और बी के बीच में यह वैल्यू ले सकता है, जहाँ पर ए और बी हमारे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ए इज़ ग्रेटर देन 0 और बी भी हमारा 0 से ज़्यादा है। तो उसी तरीके से हमने बता दिया यहाँ पे, अर्थात कि जो भी अगर हम लाइफ टाइम का कोई भी रैंडम वेरिएबल लेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या है, वहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ होंगी हमारी 0 से ज़्यादा होंगी, ओके। अब हम उसी तरीके से अब जरा से अपने इस यूनिवेरिएट कॉन्सेप्ट को जरा हम बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक वेरिएबल जब तक है तो वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो वो स्वयं पर तो डिपेंड करेगा, किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए कोई वेरिएबल नहीं है। जबकि जब हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, जब भी हम बाईवेरिएट रैंडम की वेरिएबल की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, तो ये जो दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब एक वेरिएबल के होने या ना होने से दूसरे वेरिएबल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मोटी मोटी भाषा में जो मैं आपको समझाऊं तो। और उसी प्रकार से अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होने से अगले वेरिएबल की वैल्यू पर अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे दोनों वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट हैं, राइट। साथ ही दो हमारे ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये हमारे कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, या एक हमारा कॉन्टिन्यूस और दूसरा हमारा डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो इस हमारे भांति भांति के हमारे ये सेटअप होते हैं, और इस तरह के वेरिएबल को जहां हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल, राइट। ऐसे कि अगर हम कहें कि बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हाइट और वेट। कोई भी इंसान का अगर हम हाइट और वेट पर ऑब्जर्वेशन अगर लेते हैं तो ये हमारा एक बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर दो रैंडम वेरिएबल लेते हैं x1 और एक x2, तो x1 के द्वारा हम उस इंसान की हाइट और x2 के द्वारा हम उस इंसान का जो वेट है हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये बताइए, हाइट और वेट भी तो हरदम पॉजिटिव होते हैं, हाइट और वेट के भी तो कुछ रेंज होती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी की हाइट 5 सेंटीमीटर के लेकर के 5 सेंटीमीटर तक होगी, ऐसा तो नहीं है। और किसी का वेट हमारा 1 किलो से लेकर के 1000 किलो तक होगा, ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। या हम कहें कि किसी की हाइट हमारी -100 सेंटीमीटर से -500 सेंटीमीटर तक है, या किसी इंसान का वेट हमारा -20 kg से -70 kg के बीच में, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब ये होगा कि जब मुझको ये पता है कि क्या चीज़ नहीं होगा तो मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या होगा। तो मुझे ये पता है कि जो किसी भी इंसान की हाइट और वेट दोनों हमारे किसी इंटरवल में के बीच में लाई करते हैं, और उसमें से जो भी इंटरवल की हमारी लोअर और अपर लिमिट्स होंगी वो हरदम पॉजिटिव होंगी। जैसे कि अगर हम कहें कि हाइट हमारा A1 से B1 इंटरवल के बीच में लाई करता है और वेट हमारा A2 से B2 के बीच में लाई करता है, जहाँ पे हमारे पास A1, A2, B1, B2 सभी हमारा 0 से बड़ी संख्याओं को लेते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हम अपने इस दो रैंडम वेरिएबल्स को बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल को कैसे दिखाएं। तो उसको दिखाने के लिए हम एक अपने वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम एक 2×1 के वेक्टर से दिखा देते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं x_, मतलब x लिख करके उसके नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक 2×1 का एक वेक्टर हो गया, जहाँ पे पहली जगह पे हमारा है पहला रैंडम वेरिएबल x1 और दूसरी जगह पे हमारा दूसरा रैंडम वेरिएबल है x2, और इसी को हम x1 x2 ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, राइट। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमको वेक्टर्स और मैट्रिसेस का भी इस्तेमाल पड़ा है, और हमने यूनिवेरिएट से बाईवेरिएट के अंदर हमने कदम
रख दिया है। अब जब हमने बाईवेरिएट के अंदर कदम रख दिया है तो क्यों ना इसको हम आगे बढ़ा दें और हम मल्टीवेरिएट रैंडम की बात करें। तो जिस प्रकार से मैंने आपको एक वेरिएबल हाइट हो या वेट हो, उसको मैंने हाइट और वेट में एक बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हैं तो हम इसको मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल के सेटअप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो भी हमारे रैंडम वेरिएबल्स होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हो, कुछ वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट हो, या आपस में उनका कोई ना कोई एक डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है जो सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी हो सकता है। जो उसके अंदर हमारे सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं या तो सारे के सारे कंटिन्यूस हो सकते हैं, सारे के सारे डिस्क्रीट हो सकते हैं, या उनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अर्थात कुछ रैंडम वेरिएबल हमारे डिस्क्रीट हैं और कुछ रैंडम वेरिएबल हमारे कंटिन्यूस हैं। इस तरह के सेटअप को हम मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल का सेटअप के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर हमने अभी आपको पहले लिया था हाइट और वेट को हमने बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल में बदल दिया, उसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए ये बताना है कि किसी आदमी का स्वास्थ्य कैसा है। अब स्वास्थ्य कोई खाली हाइट और वेट पे तो नहीं डिपेंड करता है। उस आदमी का स्वास्थ्य हमारा अगर हम मानते हैं कि हाइट, वेट, एज, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि हमने ऐसा मान लिया, तो इन सारी चीज़ों को हम एक रैंडम वेरिएबल से दिखा देते हैं। जैसे हाइट को मैंने दिखा दिया x1 के द्वारा, वेट को हमने दिखा दिया x2 के द्वारा, एज को हमने दिखा दिया x3 के द्वारा, ब्लड शुगर को हमने दिखा दिया x4 के द्वारा, और ब्लड प्रेशर को हमने दिखा दिया x5 के द्वारा। अर्थात अब इनके ऊपर जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी उसको हम यहाँ पे आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपने देखा कि आपके जो भी हाइट, वेट, एज, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हैं, ये वाली भी हमारे ऐसे रैंडम वेरिएबल हैं जो किसी इंटरवल में वैल्यूज़ को एज्यूम करते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि x1 हमारा जो वेरिएबल है हाइट, ये हमारा a1 से b1 के बीच में कोई वैल्यू लेता है। जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वेट x2, ये हमारा a2 से b2 के बीच में कोई वैल्यू लेता है। और इसी तरह से हमारे x3, x4, x5 भी ये हमारे a3, b3, a4, b4 और a5, b5 इंटरवल में वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे हमारे ai और bi हमारे ग्रेटर देन 0 हैं, राइट। अब इस तरह के वेक्टर को अगर हमको यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 वेरिएबल हैं। तो जिस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे 2/1 के मैथमेटिकल वेक्टर में दिखा दिया था, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे अपने 5 वेरिएबल्स को हम 5/1 के एक वेक्टर में दिखा देंगे। और उसको भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, x अंडर इसको जैसे x लिखा उसके नीचे मैंने लाइन खींच दी। तो इसमें से हमारे पास 5 रैंडम वेरिएबल होंगे, x1, x2, x3, x4, x5, और इसको हम ऐसे करके x1, x2, x3, x4, x5 ट्रांसपोज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने अपने यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया, उसको हमने बाईवेरिएट में डिफाइन किया और उसको हमने मल्टीवेरिएट में डिफाइन कर दिया। अब इसी मल्टीवेरिएट के सेटअप को हम थोड़ा सा आगे जनरलाइज कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि सपोज हमारा कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो हमारा p रैंडम वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। और वो p रैंडम वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, कैपिटल x1, कैपिटल x2, कैपिटल xp, राइट। तो इन सारे वेरिएबल्स को हम एक p क्रॉस 1 रैंडम वेक्टर के फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। और उस वेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं, जैसे x1, x2, xp, जैसे मैंने ये किया, और इसको हम एक कैपिटल x वेक्टर के द्वारा हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे x1, x2, xp ट्रांसपोज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और जो इस रैंडम वेरिएबल का जो हमारा रैंडम वेक्टर है उसकी स्पेस हमारा क्या होगा, ये हमारा n ट्यूपल्स का एक ये सेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने इस लेक्चर को हम रोकते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही एक छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, उनका जो थ्योरेटिकल सेटअप है उसको समझाने की कोशिश करी है। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल, इनकी हमारे पास हार्ड कोर मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं था, मुझको आपको ये समझाना था कि ये हमारे रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है और इनको रियल लाइफ में हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। और उसके अलावा मेरा एक और ऑब्जेक्टिव था कि हम आपको मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल के बारे में बताएं। अगर हम आपको सीधे अगर मल्टीवेरिएट सेटअप पे ले आते तो आपके लिए समझना बहुत कठिन काम था शायद।
मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यूनिवेरिएट की बात करी, यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया, फिर आपको मैंने बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया, उसी को मैंने फिर मल्टीवेरिएट सेटअप में चेंज कर दिया। और उसी तरीके से अब हम आगे भी बढ़ेंगे, हम आपको यूनिवेरिएट में समझाएंगे, बाईवेरिएट में एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद हम उसको मल्टीवेरिएट में हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। और इसी तरीके से आप धीमे धीमे आप देखोगे, जैसे जैसे आप बार बार आप इस ट्रांजिशन को फेस करोगे, आप मल्टीवेरिएट सेटअप से आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे। और जो एक लोगों को एक समस्या आती है कि जैसे ही मल्टीवेरिएट आता है तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये समस्या आपको नहीं आएगी क्योंकि आप धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हो। तो अब आप खरा सा सोचिए कि आप अपने जिस भी एरिया में काम करते हैं वहाँ पे आप किस तरह के रैंडम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कैसे डिफाइन कर सकते हो और उनके ऊपर जो जो वैल्यूज़ आती हैं उनको आप किस प्रकार से लेते हो। क्या वो यूनिवेरिएट हैं, क्या वो बाईवेरिएट हैं, कि वो मल्टीवेरिएट हैं। इसके लिए आपको सिर्फ खाली सोचना है। थोड़ा सा दिमाग में सोचिए कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो यूनिवेरिएट है, मल्टीवेरिएट है, बाईवेरिएट है। और अगर आपको उसमें ऑब्जर्वेशंस अगर लेना है तो आप उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे। हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, कैपिटल लेटर से रैंडम वेरिएबल और लोअर केस अल्फ़ाबेट से उनकी वैल्यूज़। तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझाने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।